अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेम सेल। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इनके क्या एडवांटेज हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह से बॉडी के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। डिफाइन करेंगे हम स्टेम सेल्स को। दीज आर सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एबिलिटी है डिवाइड करने की और डिवाइड करके ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो अपने ही जैसे स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये स्पेशलाइज्ड यानी अनडिफरेंशिएटेड रह के अपने जैसे सेल स्टेम सेल ही बना देंगे, या फिर डिवाइड करके जो सेल प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे और डिफरेंशिएशन के नतीजे में स्पेशलाइज्ड सेल की फॉर्मेशन करेंगे। ये ब्रेन के सेल हो सकते हैं, न्यूरॉन सेल हो सकते हैं, ये मसल सेल हो सकते हैं, ये लिवर के सेल हो सकते हैं, ये ब्लड के सेल हो सकते हैं, कोई भी सेल हो सकते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है और अपने जैसे या अपने से मुख्तलिफ सेल बनाने की सलाहियत हो, ऐसे सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये नेचुरल एबिलिटी है जो बॉडी के बाकी सेल्स में नहीं पाई जाती, यानी डिवीजन की एबिलिटी और अनडिफरेंशिएटेड और इवन डिफरेंशिएटेड सेल बनाने की जो एबिलिटी है ये बॉडी के हर सेल में नहीं होती। मोस्टली सेल जब डिफरेंशिएट कर जाते हैं यानी अपनी फाइनल शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और फंक्शन अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते, उनकी डिवीजन रुक जाती है। लेकिन इन सेल्स के अंदर डिवीजन रहती है। सो इनके अंदर क्या है, नेचुरल एबिलिटी है टू डिवाइड, और इनके अलावा ये नेचुरल एबिलिटी किसी भी और सेल में, स्टेम सेल के अलावा किसी भी और सेल के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट स्टेम सेल की क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसको इसकी एबिलिटी की बिना पर डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली इसकी क्लास टोटिपोटेंट की आती है। अब इसमें वर्ड टोटिपोटेंट टू ग्रीक वर्ड्स है। एक है टोटस, टोटी निकला है टोटस से, और टोटस का मतलब होता है आल, तमाम। और पोटेंट वर्ड जो पोटेंशियल से निकला है जिसका मतलब होता है पार। इसका मतलब ये हुआ टोटी पोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो हर तरह के सेल बना सकते हैं। तो बॉडी के अंदर तमाम पॉसिबल सेल की, ऑल पॉसिबल जो टाइप है सेल की, उनको प्रोड्यूस कर सकने वाले, उनको उनकी डिफ्रेंशिएशन करवाने वाले जो सेल या इनकी प्रोडक्शन करने वाले सेल्स को क्या कहेंगे, टोटी पोटेंट कहेंगे। टोटी पोटेंट सेल जाइगोट की अर्ली फ्यू सेल्स होते हैं जिनसे बॉडी के तमाम जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो सकती है। अब जाइगोट के अंदर जो सेल हैं इनमें और बाकी जो सेल है उनमें क्या फ़र्क आता है। एक्चुअली कोई भी एक सेल है तो अगर वो अनडिफरेंशिएटेड है, जैसे स्टेम सेल है या अनडिफरेंशिएटेड होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद जो तमाम जीन्स होंगे वो वर्किंग कंडीशन में, तमाम इसके जीन्स स्विच ऑन हैं। जबकि अगर यही सेल डिफरेंशिएट कर जाए तो इसके कुछ जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, जीन्स स्विच ऑफ कर जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है सो इनके तमाम जीन्स क्या होंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म। स्पेशली टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल हैं इनके तमाम जीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं, एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। तो एग्जांपल इसमें हमारे पास जाइगोट के अर्ली फ्यू जो सेल होते हैं, अर्ली जो सेल हैं, यानी जाइगोट जब डिवाइड करता है, एक दो चार जो सेल बनते हैं वो सारे टोटिपोटेंट होते हैं। इसमें अगर हम डिवीजन लेते हैं तो इसमें डिवीजन के नतीजे में जो दो ब्लास्टोमर बनेंगे या चार ब्लास्टोमर बनेंगे, तो उस तरह इनके अंदर ये अर्ली जो सेल्स होंगे ये सारे टोटिपोटेंट हैं। इनमें टोटल पोटेंशियल है कि तमाम जीन्स एक्टिवेटेड हैं और ये हर तरह की सेल्स की, जितने पॉसिबल सेल हैं बॉडी के अंदर, उन तमाम टाइप्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं टोटिपोटेंट। सेकंड कैटेगरी हमारे पास, सेकंड क्लास स्टेम सेल की आती है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट, प्लूरी वर्ड इसको मल्टीपल के लिए लिया जाता है, मैनी के लिए लिया जाता है। तो प्लूरीपोटेंट ऐसे पोटेंशियल रखने वाले सेल हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है सेल्स की प्रोडक्शन, यानी बहुत सारे सेल बनाने का
पोटेंशियल इनमें मौजूद होता है। दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल। ये तो तमाम मुमकिन जितने भी सेल है ना, टोटिपोटेंट तो तमाम मुमकिन सेल को जो है बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंट थोड़ी सी कह लीजिए कि लेस इसमें एबिलिटी होगी एज कंपेयर टू टोटिपोटेंट। सो प्लूरीपोटेंट ऑलमोस्ट एनी सेल की फॉर्मेशन और डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेंगे कि जब एम्ब्रियो बन जाता है और उसके जो अर्ली सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, यानी उनमें कुछ हद तक डिफ्रेंशिएशन आ चुकी होती है, कुछ उसमें जो जीन्स होते हैं वो स्विच ऑफ हो चुके होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस इसमें जीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। थर्ड क्लास हमारे पास मल्टीपोटेंट की आती है। आल दो प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट का मतलब एक ही है, लेकिन इसी एग्जांपल हम डिफरेंट लेते हैं। प्लूरीपोटेंट में एम्ब्रियो के अर्ली सेल आते हैं, जबकि मल्टीपोटेंट है जो क्लोजली रिलेटेड एक फैमिली, यानी एक ही तरह के, एक ही काम से मिलते जुलते या एक ही स्ट्रक्चर से मिलते जुलते सेल्स की एक फैमिली को प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेम सेल होते हैं उन्हें मल्टीपोटेंट कहते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेंगे, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं एडल्ट्स के अंदर। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो तमाम ब्लड के जो सेल्स होंगे उनकी प्रोडक्शन करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल की तमाम जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लें, न्यूट्रोफिल की बात कर लें, सिनोफिल की बात कर लें, इसमें बेसोफिल की बात कर लें, इसमें मैक्रोफेगस की बात कर लें, तमाम सेल वो भी, और इसमें रेड ब्लड सेल्स भी, प्लेटलेट्स भी, सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले, उनको डिफ्रेंशिएट करके बनाने वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है। चौथी क्लास हमारे पास ओलिगोपोटेंट की आ जाती है। वर्ड ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद एक। सो अ फ्यू डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन करने वाले स्टेम सेल्स, यानी चंद एक बना सकते हैं ये सेल्स, तो इनको कहेंगे ओलिगोपोटेंट। इसमें एग्जांपल हम एडल्ट लिम्फोइड स्टेम सेल लेंगे और माइलॉइड जो स्टेम सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन। अच्छा, ये सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे या कह लीजिए कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पे डिवाइड करके कुछ मखसूस सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चंद एक सेल बनाने वाले जो स्टेम सेल होंगे उन्हें ओलिगोपोटेंट कहेंगे। लास्ट क्लास हमारे पास यूनिपोटेंट की आ जाती है। यूनिपोटेंट ऐसे स्टेम सेल होंगे जो सिर्फ एक ही किस्म के, एक ही काइंड के, अपने ही जैसे सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हो या डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ऑन टाइप के सेल प्रोड्यूस कर सकते हो या वन काइंड के सेल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे पोटेंशियल रखने वाले को, ऐसी पावर रखने वाले सेल को यूनिपोटेंट कहेंगे। हाउएवर स्टेम सेल्स रीन्यू देमसेल्फ। स्टेम सेल्स जो यूनिपोटेंट होते हैं ये रीन्यू कर सकते हैं अपने आप को और दोबारा से डिवीजन की एबिलिटी ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आ जाती है मसल के अंदर पाए जाने वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं जो मसल की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, और चूंकि इन्होंने सिर्फ मसल की ही रिपेयरिंग करनी है सो ये यूनिपोटेंट कहलाते हैं। अब आ जाते हैं स्टेम सेल के यूजेस। स्टेम सेल को बॉडी के अंदर या आर्टिफिशियली कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो स्टेम सेल को मेडिकल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। सबसे पहले तो इसको यूज़ किया जाता है रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर, यानी रीजनरेटिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन को कहेंगे जहाँ पे जो लॉस्ट हुआ हुआ, जो डैमेज हुआ हुआ सेल है, टिश्यू है, उसको रिप्लेस करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा स्टेम सेल को। तो सेल्स आर प्रोवाइडेड बाय स्टेम सेल, यानी ऐसे सेल जो लॉस्ट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनके अंदर स्टेम सेल प्रोवाइड किए जाते हैं और ये रिप्लेस कर देते हैं डैमेज्ड और लॉस्ट सेल को। और इसको जनरली यूज किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, यानी स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर्ड हो जाए तो वहाँ पे न्यू सेल्स, स्टेम सेल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और वो स्टेम सेल डिवाइड करके न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। डायबिटीज टाइप 1 की अंदर रीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पर भी स्टेम सेल इम्प्लांट किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि डायबिटीज का जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह पे जो स्टेम सेल आएंगे, चूंकि ये नॉर्मल होंगे और तमाम उसके जीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे, सो ये अगर रिप्लेस हो जाएं तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट
पार्किंसन डिजीज में जहाँ ब्रेन के सेल डैमेज हो चुके होते हैं जो डोपामिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर तो खैर इसको नहीं कहेंगे, रिप्लेस कहेंगे, रिप्लेस करने के लिए भी क्या यूज करेंगे, स्टेम सेल्स को यूज किया जाएगा। इसी तरह हार्ट अटैक से होने वाला, हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जो डैमेज आ रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए भी स्टेम सेल्स को यूज किया जाएगा। तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है, स्टेम सेल्स को। इसी को ही हम एक जो एडवांस टेक्निक है, जो बाल्डनेस है, गंजापन है, तो उसमें जो नए हेयर्स लगवाए जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट जो किया जा रहा होता है, वो हेयर के फॉलिकल्स जो हैं वो अपने ही मतलब उसी पर्सन के, क्लाइंट के हेड के जो डिफरेंट एरियाज हैं, साइडों से ले लें, बैक से ले लें, तो हेयर फॉलिकल्स को उनमें से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और उनको ट्रांसफर किया जाता है जनरली जो बाल्ड एरिया है जहाँ पे जो है ना वो गंजपन है, तो उस गंजे एरिया के अंदर जहाँ से बाल बिल्कुल उड़ चुके हुए हैं, वहाँ पे जो फॉलिकल्स ट्रांसप्लांटेशन है, ये भी स्टेम सेल की ही एक्चुअली एप्लीकेशन के अंदर आती है। तो पहला यूज इसका हो गया रीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पे। सेकंड इसका हम लेते हैं एडवांटेज क्या है, ड्रग की टेस्टिंग और ड्रग की जो डेवलपमेंट है इसके अंदर। अब रिसर्चर क्या करते हैं, बजाय के पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर ड्रग का जो है वो टेस्ट किया जाए, जो नई बनने वाली मेडिसिन है उसका टेस्ट किया जाए या मेडिसिन को बनाया जाए, उसके बजाय वो क्या करेंगे, रिसर्चर क्रिएट करेंगे मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस और उनको अलाउ करेंगे कि एक्यूरेट टेस्टिंग हो सके कि कोई भी जो नई बनाएगी ड्रग है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, किस तरह से वो इफेक्ट कर सकती है और किस तरह से नई तरीके से जो है डेवलपमेंट की जा सकती है। ये सारे रिसर्चर्स के लिए एक कह लें अपॉर्चुनिटी है कि बजाय कि ह्यूमन बॉडी को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म अगर ले रहे हैं, स्पेशली नई मेडिसिन के हवाले से, तो वो इतना सेफ नहीं होता। तो जो स्टेम सेल हैं इनको ग्रो करवाएंगे, इनको कल्चर करवाएंगे और उनके ऊपर ये मेडिसिन का, ड्रग का टेस्ट प्रॉपरली एक्यूरेटली परफॉर्म किया जाएगा और ड्रग के इफेक्ट्स का पता चल जाएगा और इस तरह से नई ड्रग्स की डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाया जाता है। थर्ड इसमें हम लेंगे पर्सनलाइज मेडिसिन। पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब है किसी भी एडल्ट पेशेंट की बॉडी से उसके अपने ही स्टेम सेल लिए जाएं और उन स्टेम सेल्स की मदद से डिफरेंट जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जाए, या उसकी स्पेशली अगर कोई टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करनी है तो बजाय किसी और पर्सन का जो है लिवर लें या उसके बॉडी ऑर्गन्स लें या उसमें हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन है, तो क्या करेंगे, स्टेम सेल जो है ना लेंगे और उन स्टेम सेल्स की मदद से ऑर्गेनोजेनेसिस करवाई जा सकती है। मतलब पेशेंट के अपने ही सेल्स से स्टेम सेल लेंगे, स्टेम सेल को कल्चर करवाएंगे और इवन इससे ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकती है, पूरा ऑर्गन बनाया जा सकता है और उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। उसका फायदा क्या होगा कि चूंकि उसके पर्सन के अपने ही स्टेम सेल को लिया गया है, सो ये जो रिस्क होता है इम्यून सिस्टम के रिजेक्शन का या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। इस तरीके से ये रिस्क कम हो जाता है कि टिश्यूज को रिजेक्ट नहीं करेंगे जब इसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, ये ज़्यादा सेफ थेरेपी है, ज़्यादा सेफ ट्रीटमेंट है। और इवन इसको बहुत सारी ऐसी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक उसमें हीमोफीलिया को लिया जा सकता है, थैलेसीमिया को लिया जा सकता है, इवन कैंसर को। तो इसमें पर्सनलाइज मेडिसिन की फॉर्मेशन की जा सकती है, पर्सनलाइज इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस करवाई जा सकती है और ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। ये हमारे पास एग्जाम्पलरी स्टेम सेल्स हैं और इन स्टेम सेल्स को अगर हम देखें तो इनकी एबिलिटीज क्या हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, इनमें डिवीजन की एबिलिटी है, ये डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ब्लड सेल की फॉर्मेशन, कार्डियक मसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, लिवर सेल की फॉर्मेशन, नर्व सेल, मतलब ऑल पॉसिबल जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर उनकी रीजनरेशन इन स्टेम सेल्स की मदद से करवाई जा सकती है।
कैटेगरीज लेंगे हम स्टेम सेल्स की। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एक टाइप है स्टेम सेल की। दूसरी हम इसमें एडल्ट स्टेम सेल्स लेते हैं। थर्ड हमारे पास इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास बेसिक इस मतलब स्टेम सेल के फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग के लिए। तो पहली टाइप हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की आ जाती है। नाम से जाहिर हो रहा है ये ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस होती हैं वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। So these cells, the cells which provide new cells for a growing embryo, यानी growing embryo या उसमें हम ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज जो लेंगे। सो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट जो सेल है ब्लास्टूला की स्टेज से इसको आइसोलेट किया जाएगा। और ये अर्ली एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह ही होते हैं, यानी इनके अंदर भी एबिलिटी है कि ये ऑलमोस्ट एवरी टाइप का सेल, ऑल टाइप का जो सेल है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाई डिफरेंशिएशन इसमें पोटेंशियल है। सो ये वर्सेटाइल है फॉर रिसर्च एंड थेरेपी। ट्रीटमेंट के लिए भी बेहतरीन है और रिसर्च के लिए भी ये बेहतरीन है अपने हाई डिफरेंशिएशन पोटेंशियल की वजह से। यानी डिफरेंशिएट करके वैरायटी ऑफ सेल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें इश्यूज क्या हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं इस हवाले से। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ह्यूमन एम्ब्रियो को यूज़ किया जाना है। चूँकि ह्यूमन एम्ब्रियो को यूज़ किया जाना है और ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर इसमें टेराटोमा की फॉर्मेशन हो सकती है, ट्यूमर इंड्यूस हो सकता है। और इसके अलावा इसमें पोटेंशियल होता है कि इम्यून रिजेक्शन हो सकती है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिनको लिया जाएगा और उनको यूज़ किया जाए तो उससे कैंसर की प्रोडक्शन भी हो सकती है और इम्यून रिजेक्शन भी आ सकती है कि इम्यून सिस्टम जहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा वहाँ इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देगा और टिश्यू रिजेक्शन के या ऑर्गन रिजेक्शन के नतीजे में 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आल्दो कि ये एक कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है, फिर इसमें रिजल्ट भी बेहतर नहीं मिलेंगे। एडल्ट स्टेम सेल्स रिलेटिवली बेहतर एक तरीक़ाकार है। किस तरह से कि एक तो इसमें जो एडल्ट स्टेम सेल्स हम लेते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। मतलब उसमें मल्टीपल सेल्स की प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। काफ़ी सारे सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं इसके नतीजे में। और इसमें एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बोन मैरो को लिया जा सकता है, ब्लड के जो सेल्स हैं उनको लिया जा सकता है। तो बोन मैरो ब्लड के जो सेल हैं ये डिवाइड कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं न्यू सेल्स को। एडल्ट स्टेम सेल्स को अगर कंपैरेटिवली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है क्योंकि इससे एडल्ट को नुकसान नहीं होता। क्योंकि जब ह्यूमन एम्ब्रियो को रिसर्च में यूज़ करेंगे तो ये एथिकल इशू के अंडर आएगा। ये लेस एथिकल है कि बोन मैरो को, ब्लड को इजीली यूज़ किया जा सकता है। इसमें इम्यून रिजेक्शन का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और चूँकि ये डिराइव किए जाते हैं पेशेंट से ही, इसलिए पेशेंट से ही डिराइव करना है, पेशेंट को ही दोबारा जो है लगाएंगे तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता कि इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं, इसके भी नुकसानात हैं। क्या इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ बोन मैरो को, जो हड्डियों का गोदा है, उसको आइसोलेट करना हार्डर होता है। एक चीज़ तो ये उसको आइसोलेट करना हार्डर है, दूसरा उसको कल्चर करवाना भी बहुत मुश्किल होता है। और चूँकि ये मल्टीपोटेंट है, ये प्लूरिपोटेंट नहीं है, ना ही ये टोटीपोटेंट है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की निस्बत ये लिमिटेड पोटेंशियल रखता है डिफरेंशिएशन का। जबकि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेते हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है डिफरेंशिएशन का। इसमें डिफरेंशिएशन का जो पोटेंशियल है लिमिटेड होता है, कम होता है इसके अंदर पोटेंशियल। तो ये तीन इसी लिमिटेशन है। आइसोलेट करना इसको मुश्किल है, इसको कल्चर करवाना भी मुश्किल है और इसके अंदर पोटेंशियल भी लिमिटेड है, डिफरेंशिएशन भी इसमें कम होती है।
थर्ड हमारे पास स्टेम सेल की जो कैटेगरी है, इसको इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। अब इसमें इंडक्शन करवाई जाती है, यानी इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। क्या लेंगे इसमें? प्लूरिपोटेंट सेल। इसमें मतलब जनरली कोई किसी भी ह्यूमन बीइंग का एडल्ट ही सोमैटिक सेल लेंगे। एडल्ट सोमैटिक सेल का मतलब है बॉडी का कोई भी एडल्ट सेल इसमें लिया जा सकता है। लाइक इसमें स्किन के जो सेल हैं, स्किन में से फाइब्रोब्लास्ट को आइसोलेट किया जा सकता है और इसको लेबोरेटरी के अंदर जनरेट करवाएंगे। ये सेल जो इसके नतीजे में, यानी इस लेबोरेटरी रीप्रोग्रामिंग के नतीजे में जो प्रोड्यूस होंगे, ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। मतलब इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप के सेल्स की डिफ्रेंशिएशन मुमकिन है। लेकिन चूंकि इसमें रीप्रोग्रामिंग हो रही है, जेनेटिकली इसको रीप्रोग्राम किया जाता है, तो इसमें जेनेटिक म्यूटेशन आने का और चेंज आ जाने का इसमें चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ इसके फ़ायदे हैं, कुछ इसके नुकसानात हैं। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। एडल्ट सोमैटिक सेल से सेल लेकर उसको रीप्रोग्राम किया जाएगा, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई किया जाएगा। अब इसके एडवांटेज हम लेंगे कि इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सोमैटिक सेल्स जो रीजनरेट करवाए जा सकते हैं डैमेज टिश्यू और ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, वो डैमेज हो गए तो उसको रीजनरेट करवाया जा सकता है। लाइक हार्ट के टिश्यूज डैमेज हो गए हार्ट अटैक के नतीजे में, या ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो गए हैं पार्किंसन डिजीज की वजह से हो सकता है। इसमें सेरिब्रल इन्फेक्शन के नतीजे में ऐसा हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन है, तो वो डैमेज हो गया तो उसको रीजनरेट करवाया जा सकता है बाय यूजिंग इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब चूंकि इसके अंदर बॉडी के सेल लिए जा रहे हैं, स्किन के सेल लिए जा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई एथिकल कंट्रोवर्सी इस प्रोसेस के साथ लगी हुई नहीं है। और इसमें रिस्क भी, रिजेक्शन का क्या होता है, लो रिस्क होता है। और इसकी मदद से स्टडी किया जा सकता है डिजीज के मैकेनिज्म को भी, और पोटेंशियल जो ड्रग्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी इस तरीके से मुमकिन है। चूंकि जो है वो रीप्रोग्रामिंग करवाई जा रही है, तो रीप्रोग्राम्ड जो प्लूरिपोटेंट होंगे हमारे पास स्टेम सेल होंगे, इनके ऊपर ड्रग्स का इफेक्ट और इस पे मतलब कौन सा ड्रग जो है उसमें पोटेंशियल इफ है क्योर का, कहाँ पे पोटेंशियल नहीं है क्योर का, इसको स्क्रीन कर लिया जाता है, इसको जज कर लिया जाता है। सो ये इसके फायदे हैं। नुकसानात हम लेंगे इससे डिसएडवांटेज अगर हम लें तो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के कुछ नुकसानात भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस में अगर डिफॉर्मिटीज आ जाएं तो जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है उसके अंदर, और एपिजेनिक चेंजेस भी आ सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के अंदर चेंजेस हो, सीक्वेंस उतना नहीं बदलेगा, लेकिन सीक्वेंस उसमें रिपीट हो सकता है, सीक्वेंस में एडिशन हो सकती है, और इस तरह के होगी चेंज तो वो जेनेटिक म्यूटेशन इसको कंसीडर करेंगे। और समटाइम जेनेटिकली उतना चेंज नहीं आ रहा होता है जितना सिर्फ फिजिकल में उसमें चेंज आएगा, वरल जीन्स के अंदर उसमें चेंज नहीं आएगा। तो सीक्वेंस चेंज हो जाए तो जेनेटिक चेंज होगा, और सीक्वेंस चेंज ना हो तो एपिजेनिक चेंज कहलाएगा। फिर इससे ट्यूमर काजिंग हो सकता है, ये टेराटोमा सी फॉर्मेशन कर सकता है कि जेनेटिकली जब इसमें रिप्रोग्रामिंग की जाएगी तो इससे कैंसर को काज होने का एक क्लू मिल जाता है। अगर वो जीन्स मॉडिफाई हो जाए, वो जीन्स चेंज हो जाए, जो जीन्स माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, म्योसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो माइटोसिस अनकंट्रोल्ड वे में शुरू हो जाए तो इसी को ट्यूमर कहा जाता है। तो ट्यूमर काजिंग भी ये हो सकता है। और डिफरेंशिएशन और एफिकेसी डाउट भी है इसमें कि डिफरेंशिएशन का इसमें मतलब कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई इसका रेट डिफरेंशिएशन का नहीं है। और इसी तरह से इसमें जो इसकी एफिशिएंसी है, इसकी वर्किंग है, उसके ऊपर भी डाउट्स हैं, शकूक व शुबहात हैं इसके ऊपर कि इतनी कॉस्टली ये वर्किंग हो के इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ के बाद भी अगर ये 100% रिजल्ट नहीं देता तो मतलब ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल अबाउट दी स्टेम सेल्स।